1981 की एक ठंडी शाम थी। बैंगलोर के एक छोटे से कमरे में 7 दोस्त चाय के कप लिए बैठे थे। इन दोस्तों के पास ना तो ज्यादा पैसे थे, ना कोई बड़ी पहचान, लेकिन उनके पास एक सपना था, भारत को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनाना। इन 7 दोस्तों में से एक थे नारायण मूर्ति, जो अपनी दूरदृष्टि और दृढ़ निश्चय के लिए जाने जाते थे। किसको पता था यही 7 दोस्त मिलकर आगे चलकर 8 लाख करोड़ की कंपनी बना देगी। लेकिन सपना देखना तो आसान था, उसे हकीकत बनाना नहीं। पर ये 8 लाख करोड़ की कंपनी बनने का क्रेडिट जाता है नारायण मूर्ति को। साल 1946 कर्नाटक के छोटे से गांव शिदलगट्टा में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया नारायण मूर्ति। उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनके पिता पढ़ाई लिखाई को लेकर बेहद गंभीर थे। नारायण बचपन से ही एक तेज छात्र थे। गांव की मिट्टी और साधारण जीवन में पले बढ़े मूर्ति का सपना था वह कुछ बड़ा करें। उन्हें गणित और विज्ञान में गहरी रुचि थी। एक घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। जब वे 8वीं कक्षा में थे तो उनके शिक्षक ने उनसे कहा, अगर तुम सच में अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, अपनी शिक्षा को सबसे बड़ी ताकत बनाओ। यह वाक्य उनके दिल में बैठ गया। नारायण मूर्ति ने मैसूर विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। के बाद उन्होंने IIT कानपुर से स्नातकोत्तर किया। उनके शिक्षकों ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया और उनके दोस्त उन्हें जीनियस कहकर बुलाते थे। IIT के दिनों में उन्हें पहली बार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का परिचय मिला। यह 1970 का दशक था। उस समय कंप्यूटर एक दुर्लभ चीज थी। मूर्ति ने महसूस किया कंप्यूटर तकनीक भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। अपनी पढ़ाई के बाद मूर्ति ने कुछ समय भारत में नौकरी की, लेकिन उनके मन में हमेशा विदेश जाने और नई तकनीक सीखने की इच्छा थी। उन्हें फ्रांस की एक कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला और वे विदेश चले गए। फ्रांस में रहकर उन्होंने महसूस किया कि भारत तकनीकी विकास में बहुत पीछे है। वहीं पर उन्होंने एक सपना देखा, मैं अपने देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाऊं। भारत लौटने के बाद मूर्ति ने बेंगलुरु में नौकरी करना शुरू किया, लेकिन नौकरी से उनका मन नहीं लग रहा था। वह कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने अपने 6 दोस्तों के साथ बातचीत। ये सभी दोस्त तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे थे। 1981 में उन्होंने तय किया कि वे एक कंपनी शुरू करेंगे, लेकिन सवाल था कंपनी कैसे शुरू हो, पैसे कहां से आएंगे। मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से सलाह ली। सुधा मूर्ति ने तुरंत अपने गहने बेच दिए और 10,000 रुपए अपने पति को दिए। वही रकम थी जिसने इन्फोसिस की नींव रखी। कंपनी का पहला ऑफिस एक किराए के कमरे में था। उनके पास न तो कंप्यूटर था और न ही किसी तरह की तकनीकी सुविधा। फिर भी सभी दोस्तों ने मिलकर काम शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लिए, लेकिन असली चुनौती तब आई जब उन्हें बड़े क्लाइंट्स से काम मांगना पड़ा। उन्होंने अमेरिका और यूरोप के क्लाइंट्स को ईमेल और चिट्ठियां भेजी, लेकिन कोई भी उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक अमेरिकी कंपनी ने उन्हें एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया। यह उनके लिए एक बड़ी सफलता। इन्फोसिस को इस प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अचानक क्लाइंट ने प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। इससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। उनके दोस्तों ने सोचा कि कंपनी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन मूर्ति ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, सपनों को सच करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर हम अब भी हार मान गए तो हमने जो शुरू किया है वह अधूरा रह जाएगा। 1983 में नारायण मूर्ति ने अमेरिका जाने का फैसला किया, लेकिन उनके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए अकेले अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने कई कंपनियों से मुलाकात की। अमेरिका में उन्होंने इन्फोसिस के लिए कई संभावनाएं देखी। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि भारतीय इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। इन्फोसिस को अमेरिका की एक बड़ी बैंकिंग कंपनी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट उनके लिए एक वरदान साबित हुआ। इन्फोसिस की टीम ने इस प्रोजेक्ट को समय से पहले और बेहतरीन तरीके से पूरा किया। इसके बाद अन्य कंपनियों ने भी इन्फोसिस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आप इस तरह और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर लिखिएगा।